आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। फर्स्ट आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सेकंड वन इज योर dsp2। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपके टेट्राहीड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस से। क्या रीजन होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो उसको समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, कुछ आपके वीक लिगेंड्स होते हैं। कुछ जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आती है, और जब वीक लिगेंड का इफेक्ट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आती है। किस तरीके से डिफरेंट आती है, इस चीज को समझने के लिए सब देखेंगे ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है NiCO4 निकल कार्बोनिल। ठीक है, ठीक, तो निकल सेंट्रल मेटल एटम है इस कॉम्प्लेक्सेस में, और कार्बोनिल आपका क्या है, आपका लिगेंड है। ठीक है, तो अगर मैं निकल के बारे में बात करूं तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 28। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 3d8 4s2। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। अब क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं आपके, कार्बोनिल हो नाइट्रोसिल हो, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि आपके ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब निकल के ऊपर जो चार्ज हो गया वो जीरो हो गया, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो है, कोई चार्ज है नहीं, और लिगेंड के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो निकल का चार्ज है यहाँ पे क्या, जीरो। तो इसका मतलब निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन, निकल जो सेंट्रल मेटल एटम है आपकी, यहाँ इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, जो आपके 3d8 के हैं उनको ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही किस में फिल करेंगे, 4s में फिल करेंगे, और क्या ले लेंगे साथ में, 4p हमें चाहिए होती है। ठीक है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ठीक, तो ये हो गए आपके 3d, ये हो गई आपकी 4s, एंड दिस वन इज योर 4p। ठीक, अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रॉन मेटल ने डोनेट किए नहीं है। ठीक, अब क्या है, जो कार्बोनिल होता है वो हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, अब कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ, तो जो आपका d ऑर्बिटल है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक, किस तरीके से शिफ्टिंग होगी, हम लिख लेते हैं, इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, in influence of strong ligand shifting takes place। shifting का मतलब होता है pairing takes place। ठीक है, अब पेयरिंग कैसे होगी, जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ऑर्बिटल्स आपके जो बन जाएंगे वो किस तरीके से बनेंगे, कुछ इस तरीके से शो होंगे।
ये 3d के ऑर्बिटल्स, और ये 4s के ऑर्बिटल, और ये यहाँ पे आपके 4p के ऑर्बिटल, 3, ठीक है। ये किसके ऑर्बिटल है? 4p के ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो आप देख लीजिए d ऑर्बिटल पूरा का पूरा फिल हो चुका है। d ऑर्बिटल का कोई भी ऑर्बिटल हमें अवेलेबल नहीं है जहां पे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो लिगेंड कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? 4 लिगेंड। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 4 कितने करेंगे? 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 4s में और 4p के 3 ऑर्बिटल में, ठीक है। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? इसका मतलब NiCO4 आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहीड्रल, ठीक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स अगर एक कॉन्सेप्ट सुना है हमने कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अंदर वाले डी अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो जनरली जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है, और क्या आएगी? आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के टाइप में तो ऐसा है नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कार्बोनिल तो सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 नहीं आई। क्या हाइब्रिडाइजेशन आई है? sp3 आई है। कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा? टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो क्या होता है, ये बात सच है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग होती है और अंदर के d ऑर्बिटल हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता है। लेकिन वो जब सच है जब अंदर की तरफ स्पेस भी तो होना चाहिए, ठीक है। अंदर की तरफ के d ऑर्बिटल हमें क्या मिलने चाहिए? कुछ वेकेंट भी तो मिलने चाहिए। अब इस कॉम्प्लेक्स के केस में क्या है? ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट थे। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? 8, ठीक है। जब 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो आपको डी ऑर्बिटल कैसे अवेलेबल हो जाएगी? तो ऐसे केसेस आपको समझने हैं कि अंदर की तरफ जब हमें स्पेस मिलेगा डी ऑर्बिटल में तो तभी क्या होगा? कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल करा पाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका यूनिक एग्जांपल है, थोड़ा डिफरेंट ही एग्जांपल है। पहला ही एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है इसमें, लेकिन अंदर की तरफ डी ऑर्बिटल में स्पेस नहीं है। रीजन, यहाँ पे ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आई निकल की। सपोज +2 या +3 चार्ज होता तो इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होते, तब भी डी ऑर्बिटल में स्पेस आ जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो आपको यही देखना है, सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं और इनर डी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन वो जब है जब आपके अंदर की तरफ डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए कि अंदर की तरफ शिफ्टिंग हो जाए। अगर डी ऑर्बिटल ऑलरेडी फुलफिल है तो आपका चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, बाहर वाले ऑर्बिटल में ही आपके लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ठीक वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने एक क्रोमियम का केस पढ़ा था। किसका केस पढ़ा था? क्रोमियम। और क्रोमियम के साथ सपोज वीक लिगेंड मेरा क्या है? फ्लोराइड है, ठीक है। अब क्रोमियम के ऊपर कुछ चार्ज था, तो क्रोमियम मेटल के ऊपर ओवरऑल चार्ज आ गया था मेरा कितना?
3, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, क्रोमियम खुद क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 4s2 3d4, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 24। अब क्रोमियम के ऊपर चार्ज आ गया +3, ठीक है। +3 तो मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन गए और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके 3d3, ठीक है। तो जब मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था 3d3 4s0, ठीक है, 4p0, तो अब क्या है, जो 3d में ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे और 2 ऑर्बिटल क्या थे, वैकेंट थे। अब मैं इस एग्जांपल के लिए कहूं आपको कि अगर जैसे ये कहा जाता है कि वीक लिगेंड्स होते हैं तो वो शिफ्टिंग नहीं करा पाते अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। लेकिन इस केस में तो अलग है, ठीक है। वीक लिगेंड है फ्लोराइड, लेकिन फिर भी आपके अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ही 3 थे, 2 ऑर्बिटल डी के ऑलरेडी क्या पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, वेकेंट है। जब 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी वेकेंट है यहाँ पे, तो चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल उसको दिख रहे हैं वहां पे डोनेट करेगा, ठीक। तो हमारे पास क्या होता है, D8 के केस के बाद और किससे पहले, D3 के पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का अफेक्ट कम पड़ता है, ठीक है। समझो ध्यान से, क्योंकि D3 का मतलब है 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 डी ऑर्बिटल आपकी हमेशा अवेलेबल होंगी, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो D2sp3 कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। समझ में आया, ठीक है। और किसके बाद, अगर मैं D8 की बात करूं तो D8 ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। या मैं D9 की बात करूं तो जिसमें डी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी क्या होते हैं, फिल होते हैं। बाकी के 4s के अगर चार्ज नहीं है मेटल के ऊपर तो 4s के भी इसमें आ जाते हैं, तो डी तो ऑलरेडी फुलफिल होता है। अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। तो आपको ध्यान ये भी देना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए ध्यान आपको ये भी देना है कि अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं या नहीं है। सपोज D3 का केस है या D3 से पहले वाले केस हैं D1 D2, तो उनमें चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आपके D8 का केस है, D9 का केस है, मतलब अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। तो लिगेंड आउटर ऑर्बिटल में ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इनसे अलग अगर मैं कहूं, ठीक है, तो बाकी सब के लिए यही कॉन्सेप्ट आता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग होती है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल हमें अवेलेबल हो जाते हैं और इनर डी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ठीक है। वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो क्या होता है, अंदर की तरफ शिफ्टिंग नहीं हो पाती, डी ऑर्बिटल में बाहर तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में हो चाहे, ठीक है, तो हमें बाहर वाले ऑर्बिटल्स का यूज करना पड़ता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। बस ध्यान रखना कि केस कौन से हैं, D3 से पहले वाले या D8 से बाद वाले तो नहीं है, उनमें फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब आपके डी ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल हो या डी ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, किसके, D8 के बाद के केस में, ठीक है। तो ये हमें अपना ध्यान रखना है। बाकी तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सीधी सी बात है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इनके बीच के केसेस में D4 D5 D6 D7 D, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अंदर की तरफ शिफ्टिंग होगी। और अगर वीक लिगेंड है तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है कि किनकी क्या होती है।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के देखने वाले हैं। पहले टेट्राहीड्रल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर प्लेनर को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक, तो जो निकल है, सेंट्रल मेटल एटम आपकी इसमें क्या है, निकल। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गई, निकल। ठीक है, 4 लिगेंड कौन से हैं, क्लोराइड। कैसा लिगेंड प्रेजेंट है, वीक लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो D8 का ही कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अब निकल का एटॉमिक नंबर होता है कितना, निकल का एटॉमिक नंबर है कितना आपका 28। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन, ठीक, 3D8 4s2। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, ध्यान रखना। पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें चार्ज नहीं था। ठीक है, अब यहाँ निकल के ऊपर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। निकल क्या है, x मान लिया, प्लस, ठीक है, 4 कितने, 4 क्लोराइड है, एक क्लोराइड के लिए एक नेगेटिव इज इक्वल टू -2। तो x प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। तो इसका मतलब निकल के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑलरेडी क्या हो गए, डोनेट हो गए। ठीक, तो क्या बचा आपका, आर्गन 3D8 4s 0 एंड 4p0। ठीक है, अब आपके डी में 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 4s 0 4p 3। अब यहाँ क्या है, Cl प्रेजेंट है, लिगेंड। कैसा लिगेंड प्रेजेंट है, Cl, वीक लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन इन्फ्लुएंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग कैन नॉट टेक्स प्लेस। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग कैन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो पेयरिंग यहां नहीं होगी। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता, सपोज CO प्रेजेंट होता, ठीक, या कोई और स्ट्रॉन्ग लिगेंड NiCN प्रेजेंट होता, CN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। ठीक है, तो हमारी पेयरिंग हो जाती, शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता, तो DsP2 ऑर्बिटल हमें अवेलेबल हो जाता अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो शिफ्टिंग होगी नहीं, तो D ऑर्बिटल हमें अवेलेबल नहीं होगी। 3D 4s 4p, तो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, जो लिगेंड्स है वो S में और P में। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, टेट्राहेड्रल। अब इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट था, कार्बोनिल, लेकिन उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं था। रीजन, क्योंकि S में भी इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और शिफ्टिंग हुई थी तो S के इलेक्ट्रॉन D में चले गए थे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का तो कॉन्सेप्ट होता ही है, आपको ये भी देखना होता है कि D ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, 3D 4s 4p। ठीक है, तो sp3 यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे, किसके थ्रू, क्लोरीन।
4 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। शेप टेट्राहीड्रल, अब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, पैरामैग्नेटिक। अब sp3 है तो कैसा, बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इज दिस कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक। और क्या पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसका IUPAC नेम पूछ सकते हैं, ठीक है। शेप अगर बनवाने के लिए कहेंगे, ठीक, तो शेप कैसी बनेगी, टेट्राहीड्रल है तो बीच में सेंट्रल मेटल एटम, तो टेट्राहीड्रल ऐसे होता है, Cl 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 Cl, ठीक है। ये किसकी शेप है आपकी, टेट्राहीड्रल की शेप है। जो इससे पहला एग्जाम्पल करवाया था NiCO4, ठीक है, तो उसमें भी अगर शेप पूछ ली तो कैसे बनाओगे, निकल बीच में, ठीक है, और कार्बोनिल 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 और कार्बोनिल, ठीक है। वो भी आपका कैसा रहेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अब उसमें अंदर सारे ऑर्बिटल क्या है, पेयर्ड है, तो उसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक रहेगा, वो पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम MnCl4 2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा MnCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, MnCl4 2 नेगेटिव। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। Mn का नंबर, एटॉमिक नंबर होता है 25, तो आर्गन 18 ये हो गए, 3d5 4s2। अब Mn का चार्ज देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो Mn का चार्ज कितना आएगा, अगर इसको x कंसीडर करें, ठीक है, तो -4 इज इक्वल टू -2, तो कितना, -2 + 4 x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन्स Mn कर देगा क्या, डोनेट, तो Mn के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव, बचा क्या, आर्गन 3d5 4s0 एंड 4p0। d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s एंड लास्ट वन इज योर 4p, ठीक। अब वीक लिगेंड है तो शिफ्टिंग होगी नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, पेयरिंग कैन नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी तो आपके जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसमें, 4s में और 4p में, बाहर वाले ऑर्बिटल्स में डोनेट करेंगे, अंदर वाला d ऑर्बिटल आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग हो जाती, तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता, फिर dsp2 d ऑर्बिटल आपको अवेलेबल हो जाते,
ठीक है, तो चारों के चारों क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। कितने, 4 क्लोरीन। ठीक, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है आपकी, इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप क्या होगी, टेट्राहीड्रल। ठीक है, शेप हो गई हमारी क्या, टेट्राहीड्रल। और कैसा कॉम्प्लेक्स है, बाहर वाले ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा ऑर्बिटल हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग MnCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, शेप आपको बताई दी है, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप कैसे होने वाली है आपकी, इस तरीके से, सेंट्रल मेटल एटम बीच में और बाकी टेट्राहीड्रल आपका कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, यहाँ Cl अवेलेबल, Cl एंड Cl, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम अपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं जिनकी शेप dsp2 होती है, जिनमें अंदर वाले d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वो किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, निकल 28, आर्गन 3d8, 4s2। ठीक है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि साइनाइड है -4 इज इक्वल टू -2। अब ये -4 इधर जाके +4 हो जाएंगे। ठीक है, तो +2 निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो निकल के ऊपर चार्ज है आपका +2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के क्या हो गए, डोनेट, तो 4s0 एंड 4p0। ठीक, अब डी में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिस वन इज योर 4s एंड दिस वन इज योर 4p, 4s 4p। ठीक, अब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, एक डी ऑर्बिटल हमें अवेलेबल हो जाएगा अंदर वाले डी का, 3d का, और एक ही चाहिए होता है किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 बनाने के लिए। थ्री डी 4s 4p। ठीक है, तो ये अवेलेबल हो गया आपका dsp2, dsp2, 3d का d, 4s के s और 4p के p ऑर्बिटल्स। ठीक है,
तो 3D का D मिल गया, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनमें साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे चुके हैं, ठीक है। किसने दिए हैं? साइनाइड ने। कितने साइनाइड थे आपके पास? 4। तो चारों साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए, ठीक है। तो क्या हुई इसकी हाइब्रिडाइजेशन? DsP2, ठीक है। अंदर वाला डी अवेलेबल है हमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। एक ही डी ऑर्बिटल चाहिए होती है। शेप स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कैसी शेप हो गई हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर, ठीक। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अंदर अंदर की ऑर्बिटल हमें मिल रही है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो कैसा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। शेप कैसी बनाएंगे आप? स्क्वायर प्लेनर, सेंट्रल मेटल एटम बीच में, और स्क्वायर फॉर्म में आपके क्या प्रेजेंट होंगे? साइनाइड प्रेजेंट होंगे, साइनाइड, ठीक है। ये आपकी शेप हो जाएगी किसकी? NiCN4 की। जब आपकी ऑर्बिटल की जब आपकी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स की DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है, ठीक है। कैसा बिहेवियर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक कि डायामैग्नेटिक? अगर मैग्नेटिक बिहेवियर है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, हम जो मेन देख रहे हैं इस वीडियो में वो क्या देख रहे हैं? जैसे D8 तक आपके एग्जाम्पल हैं, D8 तक कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम जिसमें D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का इफेक्ट देखा जा रहा है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात करूं तो D8 के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का इफेक्ट नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो उसके इनर ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? D2sp3। मतलब 3D के जो ऑर्बिटल होते हैं हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, ठीक है। और D8 के केस में 2 ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं हो सकते। कब तक? जब तक आपका कैसा? D8 के केस में अवेलेबल, D8 के केस में क्या होता है कि आपके अंदर के D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगे, चाहे आपके वीक इलेक्ट्रॉन हो, वीक लिगेंड हो, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। किसके केस में? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, ठीक है। तो जो मैंने आपके वीडियो को पहले एग्जांपल में भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि D8 का केस हो या D8 के बाद वाले हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का इफेक्ट नहीं देखा जाता। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए नहीं देखा जाता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो हमें एक ही D ऑर्बिटल चाहिए, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है शिफ्टिंग हो जाएगा तो एक D ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है? D8 के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का इफेक्ट देखा जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। किसके? D के, ठीक है। देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो अंदर जो 3D का D होता है वो 2 ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल D8 के केस में अगर एक की शिफ्टिंग हो भी जाएगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से तो 2 ऑर्बिटल तो अवेलेबल नहीं होंगे ना। तो D8 के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अगर होता है कॉम्प्लेक्स तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वीक लिगेंड हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं D8 के केस में, ठीक है। और उसके बाद वालों में भी
तो फिर तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात कर रही हूँ, D8 के बाद और D8 में। लेकिन D8 तक जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हैं, तो उनमें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है और शिफ्टिंग हो जाएगी तो एक ऑर्बिटल आपको अंदर वाली इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का इफेक्ट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं होता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किसका, कॉपर के साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपका अलग ही थोड़ा डिफरेंट ही एग्जांपल है आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है CuCN4 2 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, थोड़ा सा अलग केस भी है इसका। तो इस बारी सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपकी, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d8, सॉरी 3d10, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए। कॉपर को x कंसीडर कर लिया, -4, क्योंकि एक साइनाइड का एक नेगेटिव इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 +4, तो x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2, तो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो कैसे बनेगा, आर्गन, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से चल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d, तो 3d9 4s1, सॉरी 4s 0 4p0, ठीक है। अब d में इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये केस थोड़ा यूनिक क्यों है। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं आपके, 3। क्या होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, कॉपर के साथ क्या प्रेजेंट है, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो CuCN4 कॉपर साइनाइड के केस में देखा गया है कि जो आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर जाता है किसमें, 4p के इलेक्ट्रॉन, 4p के ऑर्बिटल में, ठीक है। ये किसकी है, 3d, ये दिस वन इज योर 4s एंड दिस वन इज योर 4p। ध्यान देना, Cu कॉपर के साथ अमोनिया का केस, ठीक है, कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव भी सेम इसी की तरह है, तो कॉपर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉपर के टेट्राहेड्रल, सॉरी कॉपर के कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जितने भी एग्जाम्पल है उस पर ध्यान देना है। एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आपका शिफ्ट हो जाता है, 4p के लास्ट वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगी, एक d ऑर्बिटल इजिली अवेलेबल हो जाएगी और आपका कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अंदर वाला d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया, 4p में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4p के लास्ट वाले ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 3d का d sp2, ठीक है। 3d का d 4s की s ऑर्बिटल, 4p के 2 ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ अब साइनाइड, 4 के 4 साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, कितने, 4 साइनाइड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, ठीक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ठीक। शेप
शेप कैसी होगी आपकी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कैसी शेप हो गई, स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ठीक, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ठीक है, कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आपका पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कैसा, अंदर की तरफ वाला कॉम्प्लेक्स है तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर है तो कैसा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे होते हैं आपके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट है केस वो इसीलिए है कि क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट देखेगा कि 3D का d ऑर्बिटल तो अवेलेबल है ही नहीं, तो साइनाइड जो लिगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट करवाएंगे, 4s में और 4p में, और क्या बना देंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना, यूनिक केस है, कॉपर का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड, ठीक है, तो वो 3D से 4p में शिफ्ट होने की वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, आपका इफेक्ट ही चेंज हो गया। ठीक, शेप, हाइब्रिडाइजेशन सब चेंज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन 4p में शिफ्ट होते ही कैसा हो गया, आपका DsP2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंट कुछ अलग है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है। ठीक है, शेप आपकी सेम, कॉपर साइनाइड स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो स्क्वायर प्लेनर शेप। अब मैं आपको एक और बता दूं, कॉपर के साथ अमोनिया। ठीक है, अगर आपका सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है एग्जाम में, कॉपर अमोनिया 4, ठीक है, 2 पॉजिटिव। तो ये आपका सेम लिगेंड है, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब इसी के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसा आपका इस वाले कॉम्प्लेक्स ने प्रॉपर्टी शो की है CuCN4 2 नेगेटिव ने, सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी CuNS3 4 2 पॉजिटिव शो करेगा। ये बिल्कुल दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फाइनल कंक्लूजन आपका ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और या फिर DsP2 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब जब आपका यहाँ D प्रेजेंट है तो इसका मतलब अंदर वाले D अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में अगर बाहर D प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये 4D का D है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर की तरफ D प्रेजेंट है तो ये 3D के D है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो भी है आपके वो कहे जाते हैं कि अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वीक लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो शिफ्टिंग नहीं हो पाती है अंदर की तरफ, बाहर वाले ऑर्बिटल्स सिर्फ हमें अवेलेबल होते हैं, तो क्या बनते हैं आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में ये, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ये। ठीक है, और जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या होता है, आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्रेजेंट है तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग हो जाती है, और क्या बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में ये, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ये। लेकिन ध्यान रखना कि जब आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है कोई, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, ठीक है,
क्या होना चाहिए, अंदर वाले डी ऑर्बिटल में स्पेस भी होना चाहिए। अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल क्या है, ऑलरेडी फुलफिल है, तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी अंदर की तरफ शिफ्टिंग नहीं कर सकता, तो फिर स्ट्रॉन्ग भी ऐसे ही और वीक भी ऐसे ही। ऐसे ही आपको किसके sp3 आउटर ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्सेस में ध्यान रखना चाहिए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अंदर की तरफ स्पेस नहीं है, ठीक है, अंदर वाले डी अवेलेबल नहीं है, अंदर वाले डी अवेलेबल नहीं है, तो आपका क्या होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, इनर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स के टाइम पे क्या होगा, अगर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो वीक लिगेंड प्रेजेंट हो, अंदर स्पेस अवेलेबल है, तो क्या होगा, चाहे वीक लिगेंड भी हो, ठीक है, चाहे उसमें पेयरिंग कराने की टेंडेंसी नहीं भी हो वीक लिगेंड की वजह से, लेकिन अंदर ऑर्बिटल में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। जैसे कि सपोज D3 का केस है, तो D3 के केस में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बस यहीं तक ही आ पाएंगे, 1 2 3, तो आपको डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी कि D3 का केस है, D2 का केस है, D1 का केस है, तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। ठीक, अगर तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और आपके केस कैसे हैं, D9 का केस है या D10 का केस है, मतलब डी ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या है, फुलफिल है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे फुलफिल है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल में स्पेस ही नहीं है, तो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। तो आपको किस पे, डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ध्यान देना है। किस पे देना है, डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं उस पे भी ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के साथ साथ। अगर आपके नॉर्मल से कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि D4 D5 D6 D7, तो इनके केस में तो सिंपल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर की तरफ शिफ्टिंग होगी। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीक लिगेंड है तो क्या होगा, शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेंगे, अंदर वाले डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CFT से ही आपको मेन क्लियर होगा कि जो वीक लिगेंड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वर्किंग तो हमने वैलेंस बॉन्ड में थ्योरी में देखी है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग करवाता है, वीक लिगेंड की टेंडेंसी नहीं होती है पेयरिंग कराने की। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसको एक्सप्लेन करती है CFT। और CFT भाई कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में CFT के थ्रू CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि विच वन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, कैसा कॉम्प्लेक्स आपका कितना ज्यादा स्टेबल है। तो वही मैं आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।